पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो अपठित का मतलब ही क्या होता है? अपठित। देखिए अपठित, पठित मीन्स होता है पढ़ा हुआ, और आ मीन्स नहीं। तो सभी को ये समझ आना चाहिए, इसका मतलब है नहीं, जो हमने पढ़ा नहीं है अब तक, वो हमसे उस गद्यांश या पद्यांश को देकर हमसे पूछा जाता है, उसमें से कुछ प्रश्न या कोई ऐसे जो जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अपठित गद्यांश का मतलब हुआ कोई भी पैराग्राफ, कोई अनुच्छेद जो बिना पढ़ा हुआ है, उसमें से हमें ये कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए होते हैं, वो हमें पूछे जाते हैं। और ये क्यों होता है? इसका भी एक कारण होता है, बच्चों की प्रतिभा का इसमें विकास होता है। बच्चों को खुद ही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, रचनात्मक कार्य करना, इस चीज का उन्हें ज्ञान होता है। तो अपठित गद्यांश का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों की प्रतिभा का विकास हो। और जो नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, मतलब जो उसी गद्यांश में से पूछे जाते हैं। गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ, है ना, और पद्यांश का मतलब होता है किसी भी कविता या किसी भी दोहा या कोई ऐसा पद, उसका अंश यानी छोटा सा टुकड़ा, गद्य का छोटा सा टुकड़ा, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब टीचर के द्वारा वो पढ़ाया हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होता है, इस चीज की मैं यहाँ पे आपको नॉलेज ध्यान दे रही हूँ, और ये आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और आप अपने आप अपठित गद्यांश को कर पाएंगे। तो अपठित गद्यांश को करते समय जो हमें बातें ध्यान में देनी है वो है, अपठित गद्यांश को करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनके पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जो भी गद्यांश या पद्यांश आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हमें उसके नीचे दिए प्रश्नों को पढ़ें। क्यों? कि देखिए, एक बार आप गद्यांश पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आप नीचे प्रश्न पढ़ेंगे, फिर नीचे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने के लिए फिर दोबारा गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ेंगे, है ना। तो ये विद्यार्थी का एक समय को नष्ट करना ही होता है, और परीक्षा के समय उनके पास समय नहीं होता। तो सबसे अच्छी जो ट्रिक है, जो सबसे अच्छा हमारा जो करने का तरीका है, वो है कि सबसे पहले हम उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हमें प्रश्न हमारे दिमाग में आ गए कि हमें ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसमें से सर्च करने हैं। जब हमें प्रश्न होंगे तो हम उत्तर फटाफट फटाफट अंडरलाइन करते जाएंगे। तो एक पेंसिल लेकर हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रश्न नीचे हमें पूछे गए हैं, उनके उत्तर जब उसमें हम पढ़ते समय आते जाएंगे तो हम उसमें टिक या मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें समय भी हमारा बर्बाद नहीं होगा, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी उचित रूप से मिलते हैं। और उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया है और उत्तर अपनी भाषा में देते हैं। यानी कई बार पैराग्राफ की भाषा बहुत लंबी होती है, अनुच्छेद की भाषा बहुत लंबी है और उत्तर बहुत लंबा है, लेकिन आप उसे जैसे सुंदर और स्पष्ट करके छोटे उसमें देते हैं, तो ये आपकी उसमें भी एक कला दिखाई देती है कि बच्चे ने कितना अच्छा आंसर छोटे शब्दों में दिया है। तो ये भी आपकी उसमें कहते हैं कि आपका जो प्रभावशाली और आपकी स्पष्टता उसमें होनी चाहिए उत्तर में। दूसरा, आपका ये भी दिखाई देता है कि वो बच्चा कितना एक्टिव है इसमें। तो ये हो गया अपना पॉइंट। गद्यांश को बार बार नहीं पढ़ना है, उत्तरों पर निशान लगा लेना है। शब्दों को जो भी लिख रहे हैं वो उचित लिखें, कोई भी गलती ना करें, मात्राओं का ध्यान रखें। किसी भी वर्तनी को लिखने समय देखिए, आपने जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे
रिपीट कर रहे होते हैं कोई भी चीज को, जैसे प्रधानाचार्य लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य में चा पे आ की मात्रा को खा गए, रा के या है, या के ऊपर रा है तो र को खत्म कर दिया। तो कई बार इस चीज का बच्चों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे सामने गद्यांश या पद्यांश है, उसमें से देखकर भी हम बहुत सारी चीजों को गलत लिखते हैं। छोटी और बड़ी मात्राओं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हिंदी में मात्राओं की और बिंदुओं की गलती नहीं करनी है। तो आपको ये समझ आ गया, उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त। यानी उत्तर इतने लंबे लंबे ना हो कि गद्यांश में आप एक आप मार्क्स भी देखेंगे 1 नंबर का उत्तर है और आप लिख रहे हैं इतना लंबा, 1 लाइन या 1.5 लाइन बस अपने आप में पूर्ण होती है। तो इस तरह से हम गद्यांश या पद्यांश का उत्तर देंगे। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि इसमें बच्चे बहुत बार शीर्षक लिखने में गलती करते हैं कि शीर्षक क्या है। बहुत सारे बच्चों को शीर्षक पूछा जा रहा है और वो क्या करते हैं, पाठ की पूरी लाइनें उतार देते हैं, 2-2, 3-3 लाइनें वो उतार देते हैं। तो ये गलत है। शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक, किस टॉपिक पे वो लिखा हुआ है। तो या एक शब्द, 1 या 2 शब्द, ये हो सकता है बस टॉपिक, इतना ही टॉपिक होता है, वो हमें लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जब आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जिस गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है वो आपसे पहला प्रश्न भी पूछ रहा है कि गद्यांश या पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो या तो विद्यार्थी इतना चतुर हो कि वो पढ़कर ही समझ जाए कि ये किसके बारे में है, यानी हम बार बार उस चीज को पढ़ रहे हैं, 4 लाइनें हमें किसके बारे में पढ़ने को मिली है, या तो वो समझ जाए कि हमने वो 4 लाइनें किसके संबंध में पढ़ी हैं, तो वो उसका वहां टॉपिक बना के लिख सकता है। जैसे मान लीजिए बूंद बादल, पानी की समस्या, या धर्म के बारे में है तो धर्म, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि बार बार वो चीज उसमें रिपीट हो रही है या जिसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, तो हम उस पर टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ये नहीं पता होता कि क्या लिखें। तो देखिए मान लीजिए आपको एक अपठित गद्यांश में एक मैं आपको बोलकर बताती हूँ, फिर आप समझिएगा, फिर मैं आपको प्रश्न भी पूछूंगी तो आपको समझ में आएगा और मैं बताऊंगी कि क्या ट्रिक है। धर्मनिरपेक्ष की भावना और नीति का विकास विज्ञान और लोकतंत्र की भावनाओं के विकास के साथ हुआ है। इसके मूल में मानवतावादी भावनाएं ही कम होती दिखाई दे रही हैं। मानव को अपने विश्वास और मूल्यों के साथ जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यही निरपेक्षता का मूल अधिकार है। प्राय सभी जनतंत्र और प्रजातंत्रीय देश इसी मूल सिद्धांत के आधार पर चलकर प्रगति कर रहे हैं। सभी धर्मावलंबियों के प्रति समानता का व्यवहार करना ही धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है। तो आपको मैंने अभी इतना सा पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। तो इसमें हमें बार बार धर्मनिरपेक्षता इस तरह से बार बार ये लाइन या ये शब्द रिपीट हुआ, तो जो समझदार बच्चे हैं वो तो क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता जो है इसका टॉपिक लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या लिखना है। तो देखिए प्रश्न में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, धर्मनिरपेक्षता की भावना और नीति का विकास किसकी भावनाओं के विकास के साथ हुआ है। तो आपको ये समझ आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न या तो और तीसरा प्रश्न जिसके बारे में पूछा जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार क्या है ना। फिर अगर आप बार बार देख लो तो इसी के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि टॉपिक ये है। यानी वो खुद ही आपको टॉपिक देता है। आपको समझदारी इतनी है कि आपको सर्च करना है, तुरंत आपको ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए
कि दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन या चौथे प्रश्न में इसके बारे में पूछा है, इसका मतलब टॉपिक यही है। शीर्षक को ढूंढ लेना, बच्चे के अंदर ये भी एक कलात्मकता होती है, दिमाग में उसके होना चाहिए कि जब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है तो टॉपिक भी यही है। इस तरह से हम शीर्षक को ढूंढकर उचित उसका गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं। तो प्रश्नों में से ही आप शीर्षक सर्च कर लेंगे और आपका वो 1 नंबर तो कहीं भी नहीं गया। तो और ये ऐसा होता है जिसमें 5 नंबर का आता है, तो 5 में से 5 आपके जरूर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाते ये नंबर। और फ्री फर्स्ट क्लास नंबर है, आपको एक भी नंबर नहीं कटता, मतलब जरा सा भी आप अपना दिमाग इसमें लगाते हैं। क्यों? कि सामने आपकी खुली किताब की तरह गद्यांश रखा होता है, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था भारत में कितने राज्य हैं, तो उसका सही उत्तर है 28 राज्य। और अब आज का प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। आपके ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेनिश। सही उत्तर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं इसका उत्तर आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी में दूंगी।